नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, जो कि है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। आप जानते हैं वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया यानी कि कार्य का दर्शाना, यानी जो शब्द कार्य का होना दर्शाएंगे वही क्या है? वर्ब है। इसी वजह से हमारी डेफिनेशन हो जाती है, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। इसी वजह से हम वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, डू मतलब कार्य या करना, है ना? दोनों होते हैं। तो जो भी कार्य शब्द कार्य का होना दर्शाएंगे वही क्या है? वर्ब। जैसे कि मैं इस टाइम कार्य क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना। तो अभी का जो मैं कार्य कर रहा हूं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो इसमें जो ये टीच आई है, ये क्या आई है? ये वर्ब आई है, क्योंकि पढ़ाना क्या है? ये कार्य का दर्शाना है ना, ये कार्य का होना है। तो ये टीच क्या है? यही एक वर्ब है। अब दोस्तों, वर्ब जो है वो हमने दो भागों में बांटा हुआ है वर्ब को। ठीक है, कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों में हमने बांटा हुआ है। पहला भाग है हेल्पिंग वर्ब, या इनको दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। ओके। एंड दूसरा है मेन वर्ब। पहले इन दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों, जो मुख्य कार्य है वही क्या होगा? मेन वर्ब होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो ये पढ़ाना क्या है? ये मुख्य कार्य हो गया। तो यही क्या हो जाएगी? हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों दो डेफिनेशंस हैं, आप किसी भी एक को ध्यान में रख सकते हैं। जो मुख्य ये जो कार्य है, यानी जो मुख्य वर्ब है, ठीक है, जो मुख्य कार्य है वो पहले हो चुका है, यानी भूतकाल में हो गया, या प्रेजेंट में हो रहा है, या आगे इन फ्यूचर होगा जा करके। ये चीज का जो बोध कराएगा, यानी ये जो चीज ज्ञात करने में हमारी हेल्प करेगा कि वो मुख्य कार्य कब हुआ, वही क्या होगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। या दूसरा, आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होंगी वही क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब होंगी। यानी एक मुख्य कार्य होगा, उसके साथ जो दूसरी वर्ब आई है वही क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अभी हम इसी वाले सेंटेंस में देख लेते हैं कि हमने किस तरह से इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ओके। अब सबसे पहले हमें देखना है कि मुख्य वर्ब कौन सी है। अब ये पढ़ाना क्या है? ये मुख्य वर्ब है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये है टीच, जो है हमारी वो है मुख्य वर्ब। ओके। अब इसको देखते हैं कि इसमें ये कहाँ पता लग रहा है कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, यानी करंट में पढ़ा रहा हूं। तो हूं का वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? हु के लिए यूज हुआ है दोस्तों, ये एम। ठीक है, ये हूं, क्योंकि मैं क्या हो गया? आई हो गया, तो ये हो गया मैं। ठीक है, एम हो गया हूं, टीच हो गया पढ़ाना, लेकिन इसको हम पढ़ा यूज करेंगे। आईएनजी है यहाँ पे दोस्तों, रहा। ठीक है, रहा की सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। एंड यू यानी कि तुम या तुम्हें। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब आप देखो क्या सेंटेंस बना। मैं, आई, तुम्हें, यू, पढ़ा, रहा, यानी टीचिंग। ओके। हूं, तो ये हूं वर्ड बता रहा है ना कि करंट में चल रहा है काम, है ना, चल रहा है काम। तो ये हूं वर्ड क्या है? ये एम क्या है? ये एम ही तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मुख्य वर्ब के साथ यूज हुई है ना? तो जो शब्द हमें ये याद करने में हमारी मदद करे कि वो जो मुख्य काम है वह कब हुआ, वही क्या है? वही हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे। क्लियर? अब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसका दोनों को सेम ही मीनिंग है। ऑक्सिलरी वर्ब और का दूसरा नाम ही हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं हम। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। पहली, मॉडल्स होते हैं हमारे, और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों, मॉडल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल्स हमारे क्या कहते हैं, मतलब किसी पर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, यानी इनका स्पेसिफिक मीनिंग है कि एक स्पेसिफिक जगह हम यूज करें। ओके।
वो हम आगे एक एक जब पढ़ेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे क्या हैं, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। फिलहाल अब ये देखते हैं कि ये मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें इनको दो भागों में बांटना पड़ा। मॉडल्स दोस्तों वो होते हैं जो हमेशा हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होंगे, ठीक है। यानी हमेशा हमेशा जो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे, सिर्फ तीन को छोड़ के। अब वो तीन कौन कौन से हैं? डेयर, नीड एंड यूज टू। इन तीन मॉडल को छोड़ करके बाकी जितने भी मॉडल्स हैं वो कभी भी मेन वर्ब यूज नहीं होंगे, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे होंगे। इसीलिए वो क्या होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होंगे, ऑलवेज। ठीक है, सिर्फ तीन छोड़े हैं मैंने, डेयर, नीड एंड यूज टू। वो दोस्तों कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, वे वाले मॉडल्स। उनको भी हम पढ़ेंगे, कि उनके रूल्स पढ़ेंगे, कब आप यूज कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही बिहेव करेंगे, कभी भी वो मेन वर्ब नहीं बन सकते, सिर्फ तीन को छोड़कर। क्लियर। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऐसी वर्ब्स हैं दोस्तों जो मेन वर्ब भी यूज होगा किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। ओके। एंड एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, आई एम टीचिंग यू। ठीक। अब दोस्तों पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है भाई, आई, ये आप जानते हैं, ये तो प्रोनाउन यूज हुआ है ना। टीचर, टीचर नाम है ना। आप जानते हैं ये भी क्या है, नाउन है। क्लियर। आ, आप जानते हैं ये आर्टिकल है। ठीक है। एम, एम एक वर्ब है। कैसी वर्ब है, यहाँ पे दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं हुई, और जब दूसरी वर्ब यूज नहीं होती तो जो वर्ब आती है वही मेन वर्ब होती है हमारी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, तो आई एम आ टीचर में एम एक मेन वर्ब का कार्य कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो इसमें दोस्तों टीच क्या है, ये आप जानते हैं ये मेन वर्ब है ना। तो ये एम यूज हुआ है, ये क्या है, ये ही तो दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब आप दोनों सेंटेंस देखिए, एक में एम कैसा बिहेव कर रहा है, ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, और दूसरे ही सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो इसी वजह से ये जो एम होती है, ये दोस्तों बी की फॉर्म कहते हैं इनको हम। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे। कौन सी फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म होती है, यानी इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, या बीन, ये सब सारी फॉर्म किसकी होती है, बी की होती है। अब फॉर्म का नाम लिया दोस्तों, हमारी जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब की दोस्तों तीन फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों हम नॉर्मल जो सेंटेंस है उसमें यूज करते हैं। ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ज्यादातर पास्ट सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ज्यादातर पास्ट परफेक्ट वाले टेंसेस में करते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगी कि कब कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस में किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, टीच, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब इसमें आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस किया तो ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ओके, अभी इसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, इनको हम मेन वर्ब में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो वर्ब, यानी जो शब्द किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी कार्य कर सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य कर सकते हैं, वही क्या होंगे, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो। ठीक है, कौन सी होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी वो। ठीक है, तो ये कैसे मेन वर्ब भी का भी काम कर सकती है किसी भी सेंटेंस में, या हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं। ये बेसिकली हमारी तीन ही हैं, जिसमें पहली है बी, दूसरा है डू, और तीसरा है दोस्तों हैव। ठीक है, ये तीन है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
बाकी हम मॉडल से स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, मॉडल्स आप अच्छे से करना, बिकॉज मॉडल्स ही है दोस्तों जो ज्यादातर आप पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यानी या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे या फिर एरर्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे। ओके, तो हम एक एक चीज को स्टडी करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि हमारी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो जाए। अब दोस्तों आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, है ना। यही पढ़ा हमने। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो अन्य वर्ब के साथ, अन्य वर्ब यानी मुख्य वर्ब के साथ जो प्रयुक्त होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, और इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ये आप अब जानते हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट पार्ट जो हमने हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मॉडल्स में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। तो हम मॉडल्स पढ़ लेते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से हैं दोस्तों, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल। फिर इन दोनों की दोस्तों जैसे ये कैन है, इसकी पास्ट फॉर्म कुड है। ओके, ये मे है, इसकी पास्ट फॉर्म माइट है। जैसे शैल है, इसकी पास्ट फॉर्म शुड को नहीं कह सकते, लेकिन विल की पास्ट फॉर्म वुड जरूर है। ठीक है, मस्ट, ऑटो, ये सब क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हालांकि और भी मॉडल्स हैं हमारे, जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इन दोनों में क्यों हमने डिवाइड किया, मॉडल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड दूसरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल्स यानी ये हमेशा हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, यानी दूसरी वर्ब के साथ ही यूज होंगे, अदरवाइज हम इनको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इन तीन को छोड़कर। अब इन तीन को क्या कहेंगे, इसलिए हम मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी कार्य कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, और एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। क्लियर, तो इसी वजह से ये हमारी मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब। इन सभी को हम एक एक करके अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं, जिसका सबसे पहला है कैन। ठीक है, कैन या कुड। अब ये आप कब कब यूज कर सकते हैं, उनके हमारे रूल्स हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इनको पढ़िए। ओके, कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति को दर्शाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाने के लिए, या कैपेसिटी क्षमता को दर्शाने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़ा बॉक्स रखा है या कोई भारी टेबल रखी है, और मैं उसको उठाने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी पावर होगी या क्षमता होगी, है ना। तो मैं क्या वो लिखूंगा सेंटेंस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या टेबल या कोई भी सामान है। तो आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, तो ये कार्य होगा, यानी ये मेन वर्ब हो गई। आई कैन, मैं उठा सकता हूं, तो मेरी ये क्षमता या पावर हो गई। ओके, तो ये कैन क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई मॉडल। मॉडल भी कैसी, ऑक्सिलरी वर्ब, या कह सकता हूं मैं ये हो गई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की, है ना। और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे वह बहुत तेज भाग सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ही कैन रन वेरी फास्ट। ही कैन रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज भाग सकता है, यानी ये उसकी क्षमता है। तो रन यहाँ पे भागना मेन क्रिया हो गई, तो रन क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और ये कैन क्या हो गई, ये कैन हो गई दोस्तों हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी आप सही समझे। क्लियर, नेक्स्ट, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। मैंने बताया था कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो ये पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी यानी भूतकाल की योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाने के लिए इसका किया जाता है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कल आ सकता था। ठीक है, तो ये कुड आ गया यहाँ पे, जो कि क्या बता रहा है, पास्ट फॉर्म बता रहा है। क्योंकि कम क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब हो गई दोस्तों, तो ये कुड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों।
कैन का प्रयोग दोस्तों परमिशन देने के काम भी करता है। यानी किसी ने आपसे कुछ पूछा, उसको आपको परमिशन देनी है, तो आप कैन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब स्टूडेंट बैठे रहते हैं, जैसे कहते हैं कि कैन आई गो टू द वॉशरूम, है ना, तो टीचर क्या कहता है, यू कैन गो नाउ। तो ये जो परमिशन देना है, तो उसने कैन का प्रयोग किया, है ना। तो अनुमति देने के भाव को भी अभिव्यक्त करना। ठीक है, जैसे क्या सेंटेंस बोला था मैंने, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। या जब मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई भी मेरे रूम में एंटर नहीं करना चाहिए, या तुम मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते, किसी स्टूडेंट को मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बोल लिख सकता हूँ मैं, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, है ना, लिख सकता हूँ मैं। तो ये जो परमिशन देने का कार्य है, उसमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन। ठीक है, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के साथ परमिशन देने का भी कैन यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जो सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, यानी सिद्धांत दे रहे हो। अब भाई आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने आज तक मिस्टेक ना करी हो, यानी गलती ना करी हो। अब इंसान है तो गलती तो होती है ना हर इंसान से, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिससे गलती नहीं होती। तो एक सिद्धांत बना सकते हैं कि भाई हर इंसान से गलती हो सकती है ना। तो इसी वजह से हम एक पॉसिबिलिटी की हो सकती है, पॉसिबिलिटी आ गई, संभावना आ गई। ठीक है, और सैद्धांतिक है, तो ये तो क्या कहते हैं कि भाई हर कोई गलती कर सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी भी और सिद्धांत भी दे रहे हैं, तो उस केस में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एवरीवन, हर कोई, कैन मेक अ मिस्टेक, भाई हर कोई गलती कर सकता है ना। तो ये कैन का वर्ड, कैन यूज हुआ एज अ मॉडल हियर, कि मेक क्या है, कर सकता है, मेक मुख्य कार्य ये है, तो ये मेन वर्ब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। कुड का प्रयोग दोस्तों रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी जो दूर की संभावना है। जैसे आप मान लीजिए कभी सफर कर रहे हैं, कहते हैं ना कि किसी अनजान वस्तु को ना छेड़ छुओ, इट कुड बी अ बम, कि वह बम हो सकता है, तो इट कुड बी अ बम। तो कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, या एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। तो एक कुड का फॉर्म आया कि हो सकता है, तो ये बहुत दूर की संभावना हमने दर्शा दी। दूर की संभावना दर्शाने के लिए दोस्तों हम रिमोट पॉसिबिलिटी के टाइम पे हम कुड यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैन का प्रयोग दोस्तों दोस्ताना निवेदन के लिए भी कर सकते हैं। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन के लिए, और कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन के लिए। अब दोस्तों हम निवेदन कब करते हैं, या तो अपने दोस्त से कुछ हमें फेवर मांगना हो, या फिर आपको किसी पर्सन से फेवर मांगना हो। तो दोस्त से फेवर जब मांगते हैं, तब दोस्तों हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी अननोन पर्सन से अगर हमें फेवर चाहिए, तो हम और थोड़े तमीज से बोलते हैं, इसी वजह से हमें कुड का प्रयोग करना है। यानी औपचारिक निवेदन के लिए हमें कुड यूज करना है, और दोस्ताना निवेदन के लिए हमें कैन यूज करना है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्त से बाइक मांगनी हो, तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई टेक योर बाइक। हम कुड आई टेक योर बाइक नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हम थोड़ा झुक जाते हैं कुड बोलने में। ठीक है, कैन का मतलब यानी फॉर्मल है एकदम। ठीक है, कैजुअल, सॉरी, नॉट फॉर्मल। ठीक, तो कैन आई टेक योर बाइक, क्या मुझे तेरी बाइक मिल सकती है, हम यही तो बोलेंगे। क्या आपकी बाइक मिल सकती है, इस तरह से थोड़ी ना बोलेंगे हम। अपने दोस्त से सिंपल बोलेंगे, क्या तेरी बाइक मिल सकती है कि मुझे एक दिन के लिए, समथिंग कुछ ऐसे। तो कैन आई टेक योर बाइक, इसलिए कैन का यूज किया। और अगर मुझे थोड़ा औपचारिक निवेदन करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम कुड यूज करेंगे उस केस में। ठीक है, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मेरी उन मिस्टर सिंह से बात हो सकती है। तो मतलब हमें पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोलना पड़ेगा, है ना, निवेदन करने के लिए।
क्योंकि हम किसी अननोन से कर रहे हैं। अगर मुझसे डायरेक्ट डायरेक्ट बोले कि हाँ भाई मिस्टर सिंह से बात कराओ, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया। ओके, तो हमेशा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोस्ताना निवेदन के लिए कैन, एंड औपचारिक निवेदन के लिए कुड यूज करना है अपने। ओके, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मे, माइट एंड मस्ट। इनके रूल देखते हैं हम इन मॉडल्स के। मे का प्रयोग दोस्तों संभावना और अनिश्चितता दर्शाने के लिए होता है। यानी कि हम कुछ अनुमान लगाए किसी चीज का, जैसे मौसम का अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी मैं मौसम को देख के कहूँ कि आज रात को बारिश हो सकती है, तो हम लिख कह सकते हैं इट मे रेन टुनाइट, यानी संभावना जता रहा हूं कि हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो, है ना, लेकिन ज्यादा परसेंट चांस है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट मे रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट लिख सकते हैं हम, है ना। हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, हम बस एक संभावना ही तो कर रहे हैं, तो संभावना के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे? मे। ओके, नेक्स्ट। मे का प्रयोग दोस्तों इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी होता है, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, यानी जब हम किसी के लिए अपना क्या कहते हैं कि हम अपनी इच्छा दर्शाएं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आशीर्वाद देता है एक तरह से, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हारे क्या कहते हैं, ब्लेस करे तुम्हें, है ना। तो लिख सकते हैं हम मे गॉड ब्लेस यू, है ना। या फिर बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, है ना, तुम लंबा जियो, है ना, कह सकते हैं। तो यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माइट का। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, यानी कि बहुत कम संभावना हो जहाँ पे, है ना। जैसे कि वो बारिश वाले एग्जांपल लेते हैं, जब ज्यादा ही संभावना हो रही हो कि बादल ही बादल आ रखे हो काफी ज्यादा, तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुनाइट, कि भाई बादलों को देख के लग रहा है कि रात को बारिश हो सकती है, यानी 80 या 90% चांसेस है होने के। लेकिन मान लिया बिल्कुल साफ मौसम है, तब कह दें हम इट माइट रेन टुनाइट, या एक दो बादल आ रहा है या हवाएं चलने लगी सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बारिश हो सकती है, बहुत ही कम संभावना, यानी 1 या 2% या 10%, सिंपल। तो उस केस में भी हम माइट यूज कर सकते हैं। तो हम लिख लिख सकते हैं इट माइट रेन टुनाइट। ठीक है, हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना होता है लेकिन बहुत कम है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइट। और ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज करते हैं। ओके, तो मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए, एंड माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, कम संभावना माइट, ज्यादा संभावना मे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर संभावना बहुत अधिक हो दोस्तों, यानी कि जब संभावना मतलब 99% तक पहुंच जाए कि हाँ 1% ही है कि ये नहीं हो सकता, बट 99% हम श्योर हों कि हाँ ये ही होगा आंसर, जो भी हमने अनुमान लगाया है। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया जैसे मान लीजिए किसी पे बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, या किसी पे कोई बहुत सारे प्लेन्स हैं प्राइवेट, तो यानी वो बहुत अमीर है भाई। एक एक ही प्लेन कई करोड़ का आता है ना। तो उसमें लिख सकते हैं कि ही आउंस मैनी प्राइवेट प्लेन्स, ही मस्ट बी वेरी रिच, कि भाई जिसपे बहुत सारे प्राइवेट प्लेन्स हो, यानी वो तो अमीर ही होगा, है ना। तो ही मस्ट बी है मैरिज, मतलब हमने उसके प्लेन्स को देख करके अनुमान लगाया, है ना, संभावना दर्शाई कि हाँ भाई वो, उसके पास प्लेन्स है अपने खुद के, तो यानी कि वो क्या है, वो तो भाई अमीर ही होगा काफी, तभी तो उसने इतने सारे प्लेन्स ले रखे हैं, खरीद रखे हैं, है ना।
तो मस्ट का प्रयोग होगा हमेशा जहां पे संभावना बहुत ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए भी प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको किसी से क्या कहते हैं निवेदन करना हो, जैसे हमने कैन के केस में किया था, लेकिन सम्मान के साथ यहाँ पे करना है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, हम अंदर जाने वाले हैं, तो हम सर से निवेदन करते हैं कि सर मे आई कम इन सर, या किसी की हेल्प करनी हो तो मे आई हेल्प यू, है ना, कह सकते हैं हम। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सम्मान के साथ निवेदन करते हैं। ठीक है, जो यानी अपने से बड़ों का कह सकते हैं, या फिर अपने से जो ज्यादा ही आइडियल पर्सन है उनको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, है ना। फिर वो अगर क्या कहते हैं अनुमति देंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज नॉट, है ना। तो सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर। मे एंड माइट के साथ दोस्तों पॉसिबली एंड लाइकली का प्रयोग कभी नहीं करना हमें। मे के साथ कभी नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि दोनों ही वर्ड, दोनों, अगर हम दोनों का साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सुपर फ्लो बन जाएगा। यानी मे और माइट का भी मतलब पॉसिबिलिटी दर्शाना है, और हम पॉसिबली और लाइकली वर्ड भी एक तरह से लगभग लगभग संभावनाएं के लिए ही होता है। ओके, तो इसलिए हम दो दो संभावनाएं एक साथ वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसी वजह से इसको सुपर फ्लो नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, वी मे कम टुमारो, हम कल आ सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं वी विल पॉसिबली कम टुमारो। ठीक है, यहाँ भी हम दर्शा रहे हैं कि हम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि हाँ हमारे हम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मे और पॉसिबली कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे, लाइकली भी यूज नहीं करेंगे साथ में। ठीक है, तो मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइकली अगर आपको साथ दिख जाए तो समझ लीजिए वहीं पर ही एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है शैल एंड विल। ओके, तो शैल और विल कब यूज करना है हमें? दोस्तों सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हमें विल यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए शैल यूज करना है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं, मेन वर्ड जैसे आई और वी है, इनके साथ दोस्तों शैल आता था। ठीक है, आई और वी के साथ क्या है, फ्यूचर के किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आई और वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सभी एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही विल गो। एक और लिखता हूं, आई विल गो, वी विल गो, वी शैल गो। अब दोस्तों देखिए, ये ही क्या है, सिंगुलर है, एक की बात हो रही है, ही विल गो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में होता है सही। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ विल आता है फ्यूचर के किसी भी कार्य या किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, आई विल गो, ये भी ठीक है दोस्तों। हालांकि पुरानी इंग्लिश के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो जाता है, आई शैल गो आता तो ये ठीक होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आई के साथ विल आ सकता है, इसी वजह से सेंटेंस क्या है, ये ठीक है। वी विल गो, ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश। वी शैल गो, ये भी ठीक है, बिकॉज पुरानी इंग्लिश के हिसाब से ये शैल आता है वी के साथ। तो यही हमने रूल में पढ़ा कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर में किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा, यानी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी हम विल लगा सकते हैं, सिंपल सी बात। क्लियर। लेकिन दोस्तों
अगर वहीं मुझे इनको क्वेश्चन वाले फॉर्म में बनाना है तो वहां पे रूल चेंज हो जाता है। वहां पे रूल ये हो जाता है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा। जैसे कि इसी का ही हम बना देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले जाओ, है ना, यही तो बनते हैं क्वेश्चन। तो ही विल गो की जगह क्या हो जाएगा क्वेश्चन इसका, विल ही गो, विल ही गो, ये हो जाएगा। तो विल आ रहा है ही के साथ क्योंकि सिंगुलर है तो विल आ गया, ठीक है। आई विल गो, इसका क्या बनेगा, विल आई गो। और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा गलत। सिर्फ क्वेश्चन पूछने के टाइम पर आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा अकॉर्डिंग टू द एन इंग्लिश, यानी ओल्डर भी एंड न्यूअर वरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल आई गो, ये है राइट सेंटेंस, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है क्वेश्चन वालों में। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे वी विल गो, विल वी गो, अगेन गलत, शैल वी गो बनेगा इसका भी, ठीक है, शैल वी गो। अब ये बिल्कुल हमारा सही सेंटेंस हो जाता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है, लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, के क्वेश्चन टैग्स में शैल का प्रयोग होता है हमेशा। ओके। क्वेश्चन टैग सिंपल है, हमें सिर्फ लास्ट मतलब पूरा हम जब सेंटेंस बोल देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, सिर्फ छोटा सा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी इस मॉडल को यूज करके। तो जो मॉडल यूज होगा वो हमेशा कौन सा यूज होगा, शैल होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, हमने किसी से पूछा, यहाँ पे हमने सेंटेंस बोलते हैं लेट अस डांस टुगेदर, यानी पूछा नहीं है अभी हमने, तो पूछने के लिए क्या बोलेंगे हम, शैल वी। आपने किसी से पूछा चलो डांस करते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो शैल वी, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। तो ये शैल जो यूज हुआ है वो लेट के साथ होगा, और वो भी हमने कोमर करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछा है, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन टैग। ठीक है, हम क्वेश्चन टैग जब करेंगे तब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि लेट से शुरू वाले क्वेश्चन में, सॉरी, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में अगर हमें क्वेश्चन पूछना है लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा करके, तो उसमें हम शैल का यूज करेंगे, सिंपल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है वुड। वुड का प्रयोग दोस्तों पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे पुरानी हैबिट कोई भी हो आपकी, या फिर जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता था तो मैं बस से स्कूल जाता था, तो उस केस में हम क्या बन जाएगा इसका इंग्लिश, इसका इंग्लिश बन जाएगा आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये जो ये वुड यूज हुआ है, यानी कि ये मेरी पुरानी हैबिट थी, हालांकि अब तो हम स्कूल नहीं जाते, बट जाते थे तब हम बस से जाते थे, है ना। तो ये पुरानी हो गई है बेटा, यानी अब नहीं है। तो उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम वुड यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, वुड का प्रयोग दोस्तों प्रेफरेंस यानी पसंद, या चॉइस, किसी दो में से कोई एक चीज चूज करनी हो, है ना, तो उस केस में भी हम उस चीज को व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम प्रेफर, रेदर, प्रेफर नहीं रेदर लगा सकते हैं, और देन भी लगा सकते हैं उसके आगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे सेंटेंस लिखा, आई वुड टेक कॉफी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पूछे कि चाय लाऊं या कॉफी, तो आपने बोला कि आई वुड टेक कॉफी। अगर आप रेदर भी यूज कर सकते हैं इसके साथ तो वो भी ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वुड रेदर टेक कॉफी, कह सकते हैं आई वुड रेदर टेक कॉफी। या इसके साथ अगर हम दोनों को दर्शाएं, जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो, तब हम देन भी यूज करेंगे। तो उस केस में हम क्या, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उस केस में हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
उस केस में हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टी। ठीक है, मतलब चाय से ज्यादा मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये पसंद या चूज करने के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर वाक्य का आरंभ दोस्तों पास्ट से हो और वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा, यानी विल का पास्ट टेंस दोस्तों वुड होता है। ठीक है, विल फ्यूचर के लिए होता है, और अगर हमें पास्ट में कोई बात करनी हो तो हम विल का क्या कर देंगे, वुड बना देंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ही होप्ड दैट ही विल पास। अब दोस्तों ये होप की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, होप यानी आशा। तो ये होप्ड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। अब दोस्तों ये जो सेकंड फॉर्म होती है वो मैंने अभी बताया था कि अगर सेकंड फॉर्म है तो यानी उसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ही होप्ड दैट, है ना। तो उसके बाद आ रहा ही विल पास, अब ये फ्यूचर में चला गया, तो यानी ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। तो विल की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे वुड। क्यों? क्योंकि विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। तो ही वुड पास, ही होप्ड दैट ही वुड पास, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विल नहीं आएगा, ही वुड पास आएगा। ओके, तो कोई भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में शुरू हुआ है वो हमेशा हमेशा एंड फॉर्म में ही, पास्ट फॉर्म में ही एंड होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पैरेललिज्म। ओके, चलिए, वुड का प्रयोग दोस्तों प्रीसेट या प्रेजेंट या पास्ट की कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। अब दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज, आप इस तरह से कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ मेन वाक्य होता है एक। ठीक है, उस केस में प्रेजेंट हो या पास्ट हो उसकी कल्पना को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कल्पना हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कल्पना की कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, ये कल्पना ही तो है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ, कल्पना कर रहे हैं तो इफ आ गया। आई, अब पोजीशन है, एक एक पद है ये, तो पद के लिए दोस्तों हमेशा वर आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। यही होगा इसकी इंग्लिश, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये कल्पना कर रहे हैं ना, चाहे प्रेजेंट में कर रहे हो, है ना, प्रेजेंट में कर रहे हो या पास्ट में कर रहे हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसमें क्या आएगा, वुड आएगा। ओके, चलिए, वुड का प्रयोग दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं हम यूज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट की, जैसे मुझे किसी की मदद की जरूरत है, हम उससे किसी से मदद मांग रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वुड यू हेल्प मी, लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और कैन भी यूज कर सकते हैं, है ना, वो हमने अभी पढ़ा है। तो कैन दोस्ताना के लिए करते हैं, औपचारिक के लिए हम कुड यूज करते हैं। ठीक है, और पोलाइट के लिए हम वुड यूज करेंगे। ओके, क्लियर। वुड और वुड लाइक का प्रयोग दोस्तों विश, इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारी इच्छा है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड या वुड लाइक टू। जैसे मान लीजिए हमें कोई रेस्टोरेंट गए हम, ठीक है, वहां पे का हर चीज हमें पसंद आई, यानी सर्विस सर्विस, तो हम क्या कहेंगे उससे कि भाई आपका मैनेजर से बात कराइए क्योंकि हमें बहुत बढ़िया लगा, हमें फीडबैक देनी है। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, है ना, हम लिख सकते हैं हमें इच्छा है मैनेजर से मिलने की, तो हम अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे,
हम वुड लाइक टू या वुड भी लिख सकते थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हम अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों शुड। अब दोस्तों शुड का प्रयोग सजेशन यानी सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, है ना, तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि हाँ पढ़नी चाहिए आपको इंग्लिश, तो ये जो चाहिए वर्ड है वही क्या है, शुड है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, यू, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, यानी यू शुड स्टडी इंग्लिश, है ना, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, सिंपल। अब शुड का प्रयोग दोस्तों एडवाइस देने के लिए भी यूज होता है और एडवाइस देने के भाव को भी व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, है ना, किसी की गलतियों पे हमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की गलती से भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना, तो हम इस भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। ओके, कि उसकी मिस्टेक्स पे हंसो मत, उससे कुछ सीखो। ओके, तो ये एडवाइस देने के भाव को व्यक्त कर रहा हूं मैं। क्लियर। शुड का प्रयोग दोस्तों लेस्ट, लेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, के बाद नेगेटिव पर्पस यानी नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोलता हूं, आप उसको इंग्लिश बनाने का कोशिश करना। जैसे मैंने बोला कि वह तेज भागा कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए, है ना, वह तेज भागा कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए या मिस ना हो जाए, है ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगी, चलिए कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही रैन फास्ट, वह तेज भागा, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस हिज ट्रेन। ठीक है, तो ये जो लेस्ट का वर्ड है वो नेगेटिव में आ गया, कि अगर वह तेज नहीं भागता तो वो अपनी ट्रेन छोड़ देता, तो इसलिए वो तेज भागा ताकि वह कहीं उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। ओके, तो ये नकारात्मक पर्पस के लिए हम लेस्ट का यूज करते हैं शुड के साथ। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है ऑटो। ऑटो का प्रयोग दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जो हमारे कर्तव्य हैं, है ना, उनके लिए यूज होता है। जैसे हमारा मेन कर्तव्य क्या है भाई, अपनी देश को, देश की रक्षा करना या देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो दिखाना, है ना, तो हम लिख सकते हैं सिंपल, वी ऑट टू लव अवर कंट्री, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ठीक है, तो ये जो ऑट टू आया है ये हमारा कर्तव्य समझा रहा है कि हाँ हमें अपने देश से प्यार की भावना होनी चाहिए हमें। ओके। मस्ट, दोस्तों मस्ट का प्रयोग कंपल्शन यानी बाध्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है, कि हमने मस्ट यूज किया है तो तुम्हें वो करना ही है, यानी एक तरह से प्रेशर डालना किसी पे। ठीक है, व्यक्त करने और फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों को देखते हैं कैसे कैसे कंपल्शन है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं वो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को अगर हम कुछ निर्देश जारी करें तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट जो पेपर का आंसर लिखेंगे वो ब्लू पेन से ही लिखना चाहिए, ना तो ब्लैक, ना रेड, ना ग्रीन, कोई और कलर से नहीं लिख सकते। तो हमने कंपल्शन लगा दी वहां पे कि हाँ उन्हें ब्लू इंक ही यूज करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज में, तो इस चीज में हम कह सकते हैं, स्टूडेंट
मस्ट राइट इन ब्लू इंक। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट राइट इन ब्लू इंक, अदरवाइज उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, सिंपल। तो हमने कंपल्शन लगा दी। ओके, नेक्स्ट, डिटरमिन। अब दोस्तों डिटरमिन क्या करना है, यानी कि पक्का इरादा। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप में इंडिया को हमें जिताना है, तो हम कहेंगे ना कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी या जीतनी चाहिए, है ना। तो उस केस में हम पक्का इरादा कर रहे हैं कि हाँ इंडिया अच्छा खेल रही है और उसमें प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो जीतेगी ही जीतेगी, है ना। तो उस केस में हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटरमिन कर रहे हैं कि हाँ इंडिया ही जीतनी चाहिए। ओके, सिंपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूज टू। यूज टू भी दोस्तों पास्ट हैबिट या सिचुएशन, यानी आदत और अवस्था, ओके, जो पुरानी है उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं पहले रात को 11 बजे तक पढ़ता था, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आई यूज टू स्टडी टिल 11 PM, है ना, लिख सकते हैं आई यूज टू स्टडी टिल 11 PM। ओके, तो ये हमारी पास्ट हैबिट हो गई, है ना। नेक्स्ट, वर्ब प्लस यूज टू के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म आएगी, इसका प्रयोग होता है। और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, यानी कि जो अभी भी करंट में हम उस हैबिट को ला रखे हैं, है ना। जैसे मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँ, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम यूज्ड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गेटिंग, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं अभी भी यूज टू हूँ इस चीज के, कह देते हैं ना कि मेरी अभी भी ये आदत है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों डेयर एंड नीड। डेयर दोस्तों दुस्साहस व्यक्त करता है, और नीड दोस्तों जरूरत व्यक्त करता है। ठीक है, डेयर दुस्साहस, नीड जरूरत। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, ही नीड्स मी। ठीक है, उसे मेरी जरूरत है, तो जरूरत व्यक्त कर रहा है, सिंपल। डेयर जैसे मैंने लिखा, शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, कि वह वहां जाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। ठीक है, तो डेयर दुस्साहस, नीड्स जरूरत। क्लियर। डेयर एंड नीड का प्रयोग मेन वर्ब एंड मॉडल दोनों ही रूप में हो सकता है दोस्तों, है ना। मैंने 3 वर्ब्स बताई थी आपको, एक डेयर, दूसरी नीड, एंड तीसरी यूज टू। ये 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो एज अ वर्ब भी, यानी मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं हम, एज अ मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रही है, और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है किसी किसी बहुत रेयर सेंटेंसेस में। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं मेन वर्ब और मॉडल में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं नीड और डेयर। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, ही नीड नॉट कम टुमारो। अब ये कम क्या है, यही तो दोस्तों यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, है ना, मेन कार्य है, तो ये
आना, है ना। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब ये हो गई, तो नीड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, ये क्या हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि या मॉडल हो गया, है ना, मॉडल हो गया। अगर ये देखें कि मेन वर्ब में किस तरह से आ रहा है, आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं। अब आप जानते हैं ही क्या है, ये तो एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मी क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये भी अगेन प्रोनाउन हो गया। अब ये नीड क्या बचा, यही तो दोस्तों वर्ब बची। कैसी वर्ब बची, ये मेन वर्ब बची। अब आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे नीड मेन वर्ब में आ रहा है, और यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आ रहा है ना। तो नीड और डेयर कैसे भी आ सकते हैं, वर्ब मेन वर्ब भी और मॉडल भी, और साथ ही एज एन एडजेक्टिव, हालांकि वो यूज टू आता है एडजेक्टिव तो सिर्फ, ठीक है, किसी सेंटेंसेस में। चलिए, अगर डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो रहा है दोस्तों, तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही नीड टू स्टडी हार्ड, ही नीड्स टू स्टडी हार्ड। तो नीड आ रहा है, टू आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, या स्टडीड नहीं किया हमने, है ना, स्टडी हार्ड, सिंपल, क्लियर। अगर नीड एंड डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, तो नेगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद टू नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, ही नीड नॉट टू कम टुमारो, नहीं, ही नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पे टू नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आ रहा है डेयर के बाद टू, ये कैसे हुआ, जो कि नेगेटिव भी है वाक्य है ना, नोट आ रहा है तो नेगेटिव वाक्य है। अब आपने ढंग से पढ़ा हो अगर रूल, यहाँ पे कह रहा है ये जब हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा हो तब हम टू यूज नहीं करेंगे, जब मॉडल यूज हो रहा हो तब हम, या जब एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा हो तब हम इसके साथ टू यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में भी। देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस देखिए, शी क्या है, ये तो एक प्रोनाउन हो गई, ओके। डज क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट, नॉट तो नॉट ही है, ठीक है। यहाँ डेयर क्या हो गई, ये यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद हम टू लगा सकते हैं, ओके। अब बात करें इस सेंटेंस की, ही नीड नॉट टू, अब यहाँ पे नीड एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया। ही नीड नॉट टू कम टुमारो, नहीं, ही नीड नॉट कम टुमारो, क्लियर। तो जब हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों यूज होंगे और नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो कभी भी टू नहीं आएगा, और सबसे ज्यादा दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इस रूल को आप ढंग से देखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे मॉडल्स डन होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, है ना, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट था। अब आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, डू, हैव एंड बी की सभी फॉर्म्स। दोस्तों जो बी की फॉर्म्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यहाँ पे ही एग्जामिनर घुमा देता है बच्चों को, ओके। अब आप जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य क्या था, यानी जो कभी कभी मेन वर्ब भी यूज होंगी किसी सेंटेंस में, और कभी कभी एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज होंगी, ओके। तो पहली फॉर्म है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इनकी, ये सेकंड फॉर्म है, एंड ये थर्ड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज। डज दोस्तों आप जानते हैं नाउन और वर्ब का उल्टा चलता है ना। नाउन है, इसमें हम ऐसे लगा दें तो प्लूरल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्लूरल नाउन, है ना। जैसे सिंगुलर नाउन है तो अगर, यानी एक है, तो उसमें ऐसे लगा देंगे तो अनेक बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब है, ठीक है, उसमें अगर हम एस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब। ये उल्टा चलता है नाउन और वर्ब का, वर्ब में एस लगा दो तो सिंगुलर बन जाएगी,
नाउन में एस लगा दो तो प्लूरल बन जाएगी। सेम ऐसे ही नाउन में एस हटा दो तो सिंगुलर बन जाएगी, और वर्ब में एस हटा दो तो सिंगुलर बन जाएगी, ओ सॉरी प्लूरल बन जाएगी। ओके, तो प्लूरल वर्ब में एस जोड़ते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉय है, बॉय का मैं एस जोड़ दिया तो बॉयज हो जाएगा, यानी सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब वर्ब है, ठीक है, वर्ब जैसे मैंने बोल दिया कि राइट है, राइट, ठीक है, राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। यार रीड है, ये प्लूरल है, ये रीड्स है। ओके, सेम ऐसे ही ये जो डज है, ये सिंगुलर के लिए आएगा, और डू आएगा दोस्तों प्लूरल के लिए। डिड सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म पास्ट का चल रहा है तो हमेशा डिड यूज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आ गया तो डन आएगा। ठीक है, जब हम टेंस करेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएंगे ये चीजें। सेम ऐसे ही हैव की, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में दोनों के लिए ही हैड यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और परफेक्ट में भी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बी। अब दोस्तों बी की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इसमें अलग अलग है सभी। बी भी यूज होगा, इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, आर प्लूरल के लिए यूज होगा, एम मैं एक मैम आई के साथ यूज होगा, खाली सिर्फ आई के साथ यूज होगा, एम वाज वर। दोस्तों बी ही सिर्फ ऐसा है जिसकी पास्ट में भी दो फॉर्म है। देखिए सभी की पास्ट की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में एक एक थी, लेकिन बी में सिर्फ हमेशा दो हैं, यानी सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग, यानी वाज के सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। ठीक है, अब बीन, अब दोनों के लिए सेम है परफेक्ट में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनके एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बिल्कुल सिंपल मैंने एग्जांपल लिखा लिखा ही is a student. He is studying. ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, विद्यार्थी है। ठीक है, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ही क्या है, प्रोनाउन है। इज क्या है, ऑक्सिल वर्ब है, फिलहाल वर्ब लिखते हैं। आ क्या है, आर्टिकल है। स्टूडेंट क्या है, एक कॉमन नाउन है ना, तो यानी कि नाउन हो गई। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या कार्य कर रही है, ये एक एज अ मेन वर्ब का काम कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है। ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। अब पढ़ाई तो मेन काम हो गई, तो स्टडी हो गई दोस्तों यहाँ पे वर्ब। ही आप जानते ही है प्रोनाउन थी। इज क्या है, ये भी वर्ब है। अब स्टडी मेन काम कौन है, इज या फिर वर्ब। स्टडी पढ़ना मेन काम है, पढ़ना मेन काम है, तो वर्ब कौन सी हो गई, मेन, स्टडी। अब इस क्या हो गई, अब ये हेल्प कर रही है कि वह पढ़ रहा है, अभी करंट में पढ़ रहा है, तो ये हेल्प कर रही है, यानी मेन वर्ब के साथ यूज हुई है, या तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस क्या है यहाँ पे, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक ऐसी वर्ब्स है जो कभी कभी मेन वर्ब भी काम करेगी, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की रूप में भी कार कार्य करेगी। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, हम जब टेंस करेंगे दोस्तों तब जब आपको ज्यादा समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करेंगे वर्ब कंप्लीट करने के बाद। ओके, अभी दोस्तों आपका इसके बाद बचता है मेन वर्ब बचती है। मेन वर्ब करने के बाद हम वर्ब की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। ओके, ताकि हमारी वर्ब पे भी कंप्लीट कमांड हो जाए। ओके, उससे पहले वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं अब। यानी डेली हमें जो 20 वर्ब्स करने हैं, वर्ड्स करने हैं। आज दोस्तों अगेन हम मीडियम फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, 20 मीडियम फ्रेजेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है दोस्तों बर्ड्स ऑफ फेदर। अब चिड़िया के पंख समान होते हैं और उड़ने का ही काम करते हैं, इसी वजह से बर्ड्स ऑफ फेदर क्या हो गया, समान, यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी एक ही समान विचारधारा के लोग। ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ फेदर क्या हो जाएगा, एक ही प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, नेक्स्ट बाइट द डस्ट।
बाइट यानी कि काटना, और डस्ट यानी धूल। अब कोई धूल चाटे, ये कहते हैं ना, धूल चटा दी उसको, यानी उसको पराजित कर दिया। इसी वजह से बाइट द डस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पराजित होना। नेक्स्ट है ब्लैक शीप। दोस्तों ब्लैक शीप यानी काला भेड़। अब आपने ज्यादातर जो शीप देखे होंगे वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो पूरे व्हाइट में ब्लैक शीप कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा। या कोई लोग कह देता है कि भाई एक यही धब्बा है हमारे परिवार पे। धब्बा भी कैसा होता है? ब्लैक ही होता है ज्यादातर, है ना? तो ब्लैक शीप का मतलब हो जाएगा कि ये हमारे घर परिवार का एक ही धब्बा है, यानी कि जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, है ना? तो वो है सॉरी, तो वो व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंड एली। दोस्तों ब्लाइंड मतलब अंधा, और एली मीन्स गली। गली यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं, आपका कोई गोल है तो उसके लिए आप कोई पाथ बनाएंगे ना, तो वही धूल मतलब अंधेरे में है, तो वो आप किस तरह से आप अपने गोल तक पहुंचेंगे? तो इसी वजह से ब्लाइंड एली मतलब क्या हो जाएगा? यानी वो कार्य जिसमें कोई प्रगति ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंड डेट। अब दोस्तों किसी ऐसे इंसान के साथ जा रहे हो जिसको आपने कभी देखा ना हो, यानी आप डेट पे जा रहे हो उस इंसान, तो यानी कि जिससे बिना जान पहचान के साथ जाना, ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ या किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपनी ही हर जगह अपना ही मतलब अपने मियाँ मिट्ठू बनना, है ना? तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपनी ही हर जगह जाकर के बड़ाई करना, ठीक है, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड। दोस्तों ब्लू, जब भी ब्लू आप देख लेना वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ब्लू या तो किसी शाही चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है, या फिर किसी सरकारी दस्तावेजों से रिलेटेड होगा, या तो सरकारी चीजों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू ब्लड है, यानी ब्लू क्या है? शाही। ठीक है, ब्लड यानी खून, तो यानी शाही व्यक्ति। ठीक है, ब्लू ब्लड यानी शाही व्यक्ति। ठीक है। अब ब्लू बुक आ गई यहाँ पे। तो मैंने बताया ब्लू यानी शाही या फिर सरकारी, तो यहाँ पे सर बुक बुक आ गई तो दस्तावेज हो गए, तो ब्लू बुक मानी सरकारी दस्तावेज। नेक्स्ट, बॉडी एंड साउल। अब दोस्तों आपके शरीर में, मतलब शरीर में क्या क्या है? शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, तो यानी कि शरीर भी हो गई, आत्मा भी हो गई, तो सार पूरी चीजें आ गई आपकी, है ना? तो एंटायरली यानी पूर्णतः, बॉडी एंड सॉल यानी कि पूर्णतः, यानी एंटायरली। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट होती है दोस्तों बिजली। बिजली कहाँ से गिरी? ब्लू, यानी ब्लू क्या है? आकाश है। तो आकाश से बिजली का अगर गिरना आपके ऊपर, तो क्या होगा? आपको आपके ऊपर एकदम से क्या आ गई? परेशानी आ गई, है ना? विपदा आ गई। वो भी कैसी? अनएक्सपेक्टेड एकदम। तो अनएक्सपेक्टेड प्रबल। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आकस्मिक, आकस्मिक आपदा कह दो, ठीक है, या परेशानी कह दो, कुछ भी। ठीक है, आकस्मिक आपदा। नाउ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन यानी हड्डी, कंटेंशन की, ठीक है, यानी कि झगड़े का कारण या कोई वस्तु।
ठीक है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े का कारण, या किसी वस्तु के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पे अगर झगड़ा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, बॉर्न ऑफ कंटेंशन हो जाएगी। ठीक है, कारण या वस्तु। नेक्स्ट, बून ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दोस्तों ब्लेसिंग किसी को वरदान देना, है ना। डिस्गाइज होता है भेष बदल के या छिपकर। तो भेष बदल के या छिपकर किसी को वरदान देना, यानी कि क्या हो जाएगा कि वह वरदान जो छिपा हुआ हो, है ना, तो छिपा हुआ वरदान हो गया। छिपा हुआ वरदान। नेक्स्ट, बॉसम फ्रेंड। ये तो सिंपल है, बॉसम फ्रेंड यानी बिल्कुल जिगरी दोस्त। ठीक है, तो बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। ये भी आपने सुना होगा कि उसने चुप्पी तोड़ी, है ना, ब्रेक द आइस। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट, ब्रीथ वंस लास्ट, यानी आखिरी सांस। आखिरी सांस के बाद क्या होता है, मर ही जाता है इंसान, तो इसलिए ब्रेथ वंस लास्ट मतलब मर जाना। नेक्स्ट, ब्रॉड डे लाइट, यानी ब्रॉड यानी चौड़े में, सुबह की रोशनी में, यानी बिल्कुल दिन दहाड़े। तो ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े, खुलेआम। ब्रोकन रीड। अब दोस्तों रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, हमारे पीछे होती है ना। अब पीछे कोई हमारे क्या करे, उसको तोड़ने की कोशिश करे, यानी हमारे पीठ पीछे वार करे, तो वो व्यक्ति कैसा है, जिसपे हम विश्वास कभी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रोकन रीड क्या हो जाएगा, अविश्वासी व्यक्ति। इस पे कभी विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, वरना वो रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा पीछे से। तो अविश्वासी व्यक्ति। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप। अब दोस्तों आपने देखा होगा चाइना के लोग कैसे रहते हैं, छोटे छोटे, है ना, हाइट के भी, और हेल्थ भी इनकी इतनी वो नहीं होती, ताकत, है ना, बिल्कुल पतले पतले दुबले से होते हैं। अब बुल है, बुली व्यक्ति यानी बहुत तगड़े व्यक्ति को अगर बोलेंगे बुल। अगर आपने बुल किसी चाइना के व्यक्ति को देख लिया तो वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, यानी वो उसकी जगह अनुकूल नहीं है ना। अनुकूल तो इधर की साइड है, हमारे जैसे इंडिया में होता है, हमारे सोल्जर्स वो कितने लंबे तगड़े तकड़े होते हैं, लेकिन चाइना के इतने नहीं होते, है ना। तो बुल इन द चाइना शॉप यानी जगह अनुकूल न होना। नेक्स्ट, बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब किसी की भी पॉकेट में होल कर दिया, है ना, जला के होल कर दिया, तो यानी कि पॉकेट में क्या रखते हैं, हम पैसा रखते हैं, है ना। किसी की पॉकेट में पैसा यानी कि उसका क्या करा दिया, खर्चा, है ना, फिजूल खर्ची करना। बर्न वंस फिंगर्स, यानी हमने क्या करा, अपनी ही उंगली जला दी, मतलब अपना नुकसान कर बैठना, अपना नुकसान करना। क्लियर दोस्तों। चलिए आज के हमारे 20 वर्ड्स होते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।